सब्सक्राइब कीजिए अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपको करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड, जिसके ऊपर मिलते हैं आपको फ्री में बेस्ट कोर्सेस। तो वहाँ पर मैं भी पढ़ाता हूँ। तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको उसके अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने सर्च बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आपको मेरा नाम लिखना है अजय पाल। फिर आपको मेरी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी इस प्रकार से, ये मेरी फ़ोटो दे रखी है। फिर आपको वहाँ से फॉलो करना है। अगर आप मेरे कोर्सेस देखना चाहते हैं मैथमेटिक्स जनरल साइंस के, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना अपडेट करता हूँ मैं। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 10। इससे पहले हम आपके 9 टेस्ट ले चुके हैं। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछले टेस्ट नहीं दिए हैं तो देख सकते हैं। सभी के सभी वीडियो अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पर, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, IT इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं इन टेस्टों के माध्यम से। तो आज के इस टेस्ट में होंगे DC जनरेटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है आज का, विद्युत वेल्डिंग मशीन में प्रयोग में आने वाले जो DC जनरेटर होते हैं तो उनको इनमें से किस रूप में जाना जाता है? श्रेणी को सीरीज भी बोला जाता है, या संट या संचयी संयुक्त जिसको इंग्लिश में कम्युलेटिव जॉइंट भी बोला जा सकता है, या विभेदक संयुक्त जिसको डिफरेंशियल जॉइंट भी बोला जाता है। कौन सा होता है इनमें से आंसर? यानी विद्युत जो वेल्डिंग मशीनें होती है उनमें जो काम में आने वाले या प्रयोग में आने वाले जो DC जनरेटर होते हैं तो इनमें से किस रूप में पहचाने जाते हैं? उनको क्या नाम दिया जाता है? डिफरेंशियल जॉइंट, कम्युलेटिव जॉइंट, संट या सीरीज? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। कुछ कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा D, विभेदक संयुक्त, यानी डिफरेंशियल जॉइंट बोला जाता है उनको, जो विद्युत वेल्डिंग मशीनों में प्रयोग में लिए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा D। अगला प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। DC मशीन का जो दिक् परिवर्तक होता है या कम्यूटेटर होता है तो वह किसकी तरह कार्य करता है? यह क्वेश्चन DMRC में पूछा गया है दोस्तों। यानी DC मशीन का जो दिक् परिवर्तक होता है वह किसकी तरह कार्य करता है? पूर्ण तरंग रेक्टिफायर होता है या डायोड होता है उसकी तरह, या अर्थ तरंग रेक्टिफायर की तरह, या नियंत्रित पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, या नियंत्रित अर्थ तरंग रेक्टिफायर की तरह? किसकी तरह कार्य करता है? तो दिक् परिवर्तक होता है, उसके द्वारा हमें जो आउटपुट होती है वो DC प्रदान होती है। हाँ तो दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। साथ में मैं अपने कमेंट भी छोड़ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। जो सबसे पहले आंसर दे रहा है मैं सिर्फ उन्हीं के नाम टाइप कर रहा हूँ। निराश मत होइएगा जिनके नाम टाइप नहीं हो पा रहे, मैं सभी से क्षमा चाहूँगा क्योंकि इतनी जल्दी टाइप नहीं हो पा रहे सभी के नाम। और साथ में मैं वीडियो में आपका नाम नहीं ले सकता क्योंकि जो बाद में वीडियो को देखेगा उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा A, यानी पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है हमेशा जो DC मशीनों में दिक् परिवर्तक लगा हुआ होता है या कम्यूटेटर। अगला प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। DC जनित्र में शंट फील्ड सीरीज फील्ड के बाद में जुड़ा हो तो वह कौन सा जनित्र कहलाता है? यानी अगर कोई DC जनित्र है तो उसमें शंट फील्ड के बाद में शंट फील्ड है वो सीरीज फील्ड के बाद में जुड़ा हो तो वह कौन सा जनित्र कहलाएगा? DC सीरीज जनित्र, DC शंट जनरेटर, या DC शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, या DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र? कौन सा होगा इनमें से आंसर? यानी एक कोई DC जनित्र है उसमें सीरीज फील्ड के बाद में, यानी आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड हो ही गया तो उसके बाद में शंट फील्ड लगा हुआ है तो वह कौन सा जनित्र कहलाता है? कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कुछ कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा D, यानी DC लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बोला जाता है उसको, जिसमें सीरीज फील्ड के बाद में शंट फील्ड जुड़ा हुआ होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। डीसी श्रेणी जनित्रों का जो श्रेणी क्षेत्र का प्रतिरोध होता है वह लगभग कितना माना जाता है। डीसी सीरीज जनरेटर है, उसमें जो श्रेणी क्षेत्र होता है या सीरीज क्षेत्र होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वह लगभग कितना माना जाता है। यह डीएमआरसी में क्वेश्चन पूछा गया है। 2.5 ओम, 0.1 ओम यानी या ना के बराबर, या 10 ओम या 200 ओम, कौन सा होगा इनमें से आंसर, जल्दी से बता दीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 0.1 ओम माना जाता है हमेशा। जो डीसी श्रेणी जनरेटर होता है उसके जो श्रेणी क्षेत्र होता है उसका रेजिस्टेंस 0.1 ओम। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। इस टेस्ट की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी कुछ ही देर में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डीसी जनित्र के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए जो ब्रूसेस होते हैं उनको किस तरह से सेट किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएमआरसी में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। क्या आर्मेचर के जो घूर्णन की दिशा है उसमें अगर लीड प्रदान की जाती है, अगर का मतलब होता है आगे की ओर या आगामी, और आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में पश्च लीड यानी पीछे की ओर, पश्च का मतलब होता है पीछे की ओर और अगर होता है उसका मतलब आगे की ओर लीड प्रदान की जाती है। तीसरा है छेड़ा नहीं जा सकता, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा इनमें से आंसर, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। डीसी जनित्र के जो आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए जो ब्रूसेस होते हैं लगे हुए तो उनको किस तरह से सेट किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी आर्मेचर के जो घूर्णन की दिशा होती है उसमें हमेशा आगे की ओर लीड प्रदान की जाती है, अगर लीड प्रदान की जाती है ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी अगर हमें डीसी जनित्र है उसकी जो आर्मेचर की प्रतिक्रिया को सुधारना है तो उसके लिए हमें जो ब्रूसेस है उसको हमेशा जो आर्मेचर की घूर्णन दिशा होती है तो उसमें आगे की ओर लीड प्रदान की जाती है, यानी आगे की ओर सेट किया जाता है ब्रूसेस को। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। एक डीसी शंट जनरेटर होता है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, वेल्डिंग जनरेटर सेट में या बूस्टर में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो होता है उसको धातु शोधन भी बोला जाता है, या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, कौन सा होगा। ट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचाव, यानी भारी जो कार्य होते हैं वहाँ पर, कौन सा होगा इनमें से आंसर। यानी जो डीसी शंट जनरेटर होता है या जनित्र होता है तो उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। वेल्डिंग जनरेटर सेट में, बूस्टर में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, या धातु शोधन भी बोल सकते हैं इसको, या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमेशा उपयोग में लिया जाता है एक डीसी शंट जनरेटर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। कम क्षमता की जो डीसी मशीन होती है उसके योग किससे बने होते हैं, पीतल से या फैब्रिकेटेड स्टील से या डलवे लोहे से या एल्यूमिनियम से, कौन सा होगा इनमें से आंसर, जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों अगर आप सभी को आज का टेस्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में अंत में इस टेस्ट को शेयर ज़रूर करना अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स लाइव पर जुड़ सके रोज़ाना शाम को 8 बजे। और जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और कल शाम को हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे, यानी ये सभी के सभी जो टेस्ट हो चुके हैं सभी के वीडियो को जोड़कर मैं एक टेस्ट बना दूंगा, क्योंकि आप सभी अगर देखना चाहें कभी भी तो आप एक ही वीडियो को ओपन करके सभी टेस्ट देख सकते हैं। हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है, यानी डलवा लोहा। कम क्षमता के जो डीसी मशीन के योग होते हैं तो वह हमेशा डलवे लोहे से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। आर्मेचर की जो क्रोड होती है उसको पटलित बनाया जाता है ताकि खालिस्तान कम किए जा सकें, यानी पटलित बनाने का क्या कारण होता है,
क्या हिस्टेरिसिस हानियाँ होती है उनको कम करने के लिए, या जो भंवर द्वारा हानियाँ होती है उनको कम करने के लिए, या बार या मूल्य, कौन सा होगा इनमें से आंसर? इसको एडी करंट क्षति भी बोला जाता है भंवर द्वारा हानियों को। कौन सा होगा इनमें से आंसर, जल्दी से बता दीजिए। आर्मेचर क्रोड को पटलित बनाया जाता है ताकि खालिस्तान कम किए जा सकें, कौन सी हानियों को कम करने के लिए? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भंवर द्वारा हानियों को कम करने के लिए हमेशा आर्मेचर की क्रोड को पटलित बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। दिक् परिवर्तक जिसको कम्यूटेटर सेगमेंट बोला जाता है, तो उसके खंडों के बीच का उपयोग या खंडों के बीच में जो उपयोग हुआ विद्युतरोधी पदार्थ होता है वह कौन सा होता है? फिल्म पेपर, माइका, वार्निश या लेथरोइड, कौन सा होगा इनमें से आंसर? दिक् परिवर्तक खंडों के बीच में उपयोग में लिया गया विद्युतरोधी पदार्थ कौन सा होता है? लगभग कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, माइका। अगला प्रश्न है 10 नंबर, क्षेत्र कुंडलियाँ या फील्ड कोयल बोला जाता है, तो वह किससे बनी हुई होती है या किससे वाइंड की हुई होती है? मृदु इस्पात तार से, स्टील तार से, इनेमल्ड ताम्र तार से या नाइक्रोम की तार से, कौन सा होगा इनमें से आंसर? यानी जो क्षेत्र कुंडलियाँ होती है या फील्ड कोयल्स, तो वह किससे वाइंडिंग की हुई होती है, कौन सा होगा इनमें से आंसर, जल्दी से बता दीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। आप सभी की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है दोस्तों, लगभग कैंडिडेट्स का जवाब सही आता है हर क्वेश्चन में। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनेमल्ड ताम्र तार से। क्षेत्र कुंडलियाँ होती है या फील्ड कॉइल्स वह हमेशा इनेमल्ड ताम्र तार से वाइंडिंग की हुई होती है। अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आर्मेचर कुंडलन के सिरे कम्यूटेटर पर सोल्डर किए जाते हैं, यानी आर्मेचर कुंडलन के सिरे होते हैं वह कम्यूटेटर पर सोल्डर किए जाते हैं, तो सेगमेंट के आंतरिक भाग में या राइजर पर या सीधे सेगमेंट से या ब्रूस के साथ, कौन सा होगा इनमें से आंसर? यानी आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है उसके जो सिरे होते हैं, वाइंडिंग के सिरे, वह हमेशा कम्यूटेटर पर किस प्रकार से सोल्डर किए जाते हैं, कौन सा होगा इनमें से आंसर? क्या सेगमेंट के आंतरिक भाग में सोल्डर किए हुए होते हैं या राइजर पर, या सीधे सेगमेंट पर सोल्डरिंग किए हुए होते हैं या ब्रूस के साथ, कौन सा होगा? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी राइजर पर, जिसके ऊपर जो आर्मेचर कुंडली के या आर्मेचर वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स होते हैं तार के, वो हमेशा सोल्डरिंग किए हुए होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, दिष्ट धारा मशीन के आर्मेचर प्रतिरोध को मापने से पूर्व हमें यह चेक करना होता है, क्या चेक करना होता है? क्या शंट क्षेत्र है वह लघुपथित है, या इंग्लिश में बोल सकते हैं यानी जो शंट क्षेत्र है तो वह शॉर्ट सर्किट है, या ब्रूस स्थिति में है, या शंट क्षेत्र खुला है, या श्रेणी क्षेत्र होता है वह खुला है, कौन सा होगा इनमें से आंसर? दिष्ट धारा मशीन के जो आर्मेचर प्रतिरोध को मापने से पूर्व हमें यह चेक करना होता है, क्या चेक करना होता है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। आपको जैसा भी आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर लगाइए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स ने गलत किया इसका आंसर। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी ब्रूस को देखना पड़ता है क्या एकदम स्थिति में है या नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, एक 6 ध्रुव सिंप्लेक्स तरंग कुंडलित आर्मेचर में धारा के समांतर पथ कितने होते हैं? 4, 8, 2 या 3, कौन सा होगा? जल्दी से बता दीजिए। एक 6 ध्रुव
सिंप्लेक्स तरंग कुंडलित आर्मेचर में धारा के समांतर पथ कितने होते हैं? 4 या 8 या 2 या 3? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लैंग्वेज चेंज की हुई होगी हमेशा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे तरंग कुंडलित लिख दिया, इसी प्रकार से लैंग्वेज अलग दी हुई होगी, तभी हमारी समझ से बाहर चला जाएगा क्वेश्चन होते वही हैं जो हम तैयारी करते हैं, लेकिन उसको लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है जिससे हमारी समझ से बाहर हो जाते हैं सभी के सभी क्वेश्चंस। हमेशा अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करो तो आप एक बार उस क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट करके ज़रूर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है, एक बार इंग्लिश में करके देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ शब्द है वो समझ में आ जाएंगे। हाँ, जो वही क्वेश्चन है, इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाता है थोड़ा। तो बोथ साइड कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 2 होते हैं हमेशा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। दिष्ट धारा जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डीसी जनरेटर होता है वे। फैराडे के विद्युत विश्लेषण के नियम पर, अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, या लेंज के नियम पर, या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर? कौन सा होगा इनमें से आंसर? यानी जो दिष्ट धारा जनित्र है वे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? लगभग कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही है, सभी स्टूडेंटों के जवाब बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं हमेशा डीसी जनरेटर्स। अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। किसी चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के लिए क्या आवश्यक होते हैं? चालक या चुंबकीय फ्लक्स में से कोई एक के बीच में गति, या स्थिर चालक व स्थिर चुंबकीय फ्लक्स, या प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स व गतिमान चालक, या चालक व चुंबकीय फ्लक्स के बीच में शून्य सापेक्ष वेग? जल्दी से बता दीजिए। यानी कोई चालक है, उसमें अगर हमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना हो तो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? एक तो चालक या चुंबकीय फ्लक्स में से किसी एक में गति, या स्थिर चालक व स्थिर चुंबकीय फ्लक्स, या प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स व गतिमान चालक, या चालक व चुंबकीय फ्लक्स के बीच में शून्य सापेक्ष वेग? कौन सा होगा इनमें से आंसर? जल्दी से बता दीजिए, जैसा भी आपको आता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं इसका आंसर। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी अगर हमें किसी चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करवाना है तो उसके लिए हमें चालक या चुंबकीय फ्लक्स दोनों में से किसी एक में गति होना जरूरी है। अगला प्रश्न दोस्तों, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। जब एक चालक चुंबकीय फ्लक्स के बीच में घूर्णमान है या गति कर रहा है तो चालक खालिस्तान के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न? उत्पादन के कारण, प्रेरण के कारण, चालन के कारण, या परिवहन के कारण? जल्दी से बता दीजिए। जब एक चालक चुंबकीय फ्लक्स के बीच में गतिमान है तो चालक खालिस्तान के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहा है या उत्पन्न होता है। उत्पादन के कारण, प्रेरण के कारण, चालन के कारण, या परिवहन के कारण? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रेरण के कारण। जो चैट करना चाहे वो कर सकते हैं, वीडियो को मत छोड़ना। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जुड़ने के लिए। अगर आप सभी को आज का टेस्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी लाइक करते नहीं हैं, पता नहीं क्या कारण है, शायद पसंद नहीं आता है। और साथ में अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कारण, और इस टेस्ट को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करना। कल शाम को 8 बजे हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे सभी के सभी टेस्ट एक ही वीडियो में, या हो सकता है हम आपके लिए अगला टेस्ट नंबर 11 भी लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। जो चैट करना चाहें वो कर सकते हैं, और साथ में PDF फाइल का लिंक भी आपको मिल जाएगा अभी कुछ ही देर में।